फिर से स्वागत करता हूँ फिज़िक्स के पार्ट 2 वीडियो में अबाउट द चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो भाई ये चैप्टर जो है भाई, इस चैप्टर के बारे में हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हमने बात की पिछले वीडियो में, ह्यूमन आई के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। और फिर हमने पढ़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, किसी भी आँख का जो एकोमोडेशन है, ठीक है, एकोमोडेशन का मतलब होता है एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी टू डू व्हाट, एबिलिटी टू फोकस द डिस्टेंट, दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस करने की क्षमता, साथ ही साथ पास के ऑब्जेक्ट्स को भी रेटिना पर फोकस करने की क्षमता को ही हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, और ये होता कैसे है, होता है भाई कैसे है कि भाई फोकल लेंथ चेंज होता है हमारे आई लेंस का, और ये चेंज करता कौन है, चेंज करता है अपना सिलियरी मसल्स। और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है, इसका रीज़न है ताकि हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकें और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्लियरली देख सकें। तो दिस इज़ द रीज़न वाई सिलियरी मसल्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई लेंस। ठीक है, ऐसा ना हो भाई कि तुम पास के देख रहे हो और दूर के देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, दूर खड़ा कोई है, आपका दोस्त सपोज है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसा हो कि भाई दूर की चीज़ों को देख रहे हो, पास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है मतलब आपकी सिलियरी मसल्स में कुछ गड़बड़ी है, आपके आँखों में गड़बड़ी है ना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे डिफेक्ट्स जो होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एकोमोडेशन ऑफ एन आई को एकदम ब्रीफली समझते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आपको बताया था उसका डिफिनेशन के बारे में, ये है इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो आइए इसको समझते हैं। एन आई कैन फोकस द इमेजेस ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी, दूर के ऑब्जेक्ट्स के जो इमेज हैं, साथ ही साथ पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी जो इमेज होता है उसको फोकस कर पाता है। किस पर? रेटिना पर। रेटिना क्या है? स्क्रीन है भाई। अगर स्क्रीन पर इमेज फोकस नहीं करोगे तो इमेज तुमको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो ये आई जो है अपना, आँख जो है अपना, वो भाई दूर के ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है और पास के ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है वो दोनों को ही रेटिना पर फोकस कर सकता है। और कैसे करता है? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। लेंस का फोकल लेंथ चेंज करके कर पाता है। और ये फोकल लेंथ चेंज कौन करता है? द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सिलियरी मसल्स ही इन सब के पीछे इनका हाथ है। ठीक है, सिलियरी मसल्स का हाथ है इन सब के पीछे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सिलियरी मसल्स कैसे क्या करते हैं और अपना लेंस जो होता है वो क्या हो जाता है ना। तो जब ऑब्जेक्ट दूर का देखना हो, जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो, इफ़ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ फार ऑफ, दैट इज़ एट इन्फिनिटी। देखो, फिज़िक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है औकात के बाहर, बहुत दूर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि हमारा जो मेरे घर से सन सूर्य तक का जो डिस्टेंस है उसको हम इन्फिनिटी मानते हैं। ठीक है, बिकॉज वो औकात के बाहर डिस्टेंस है। ओके, मतलब हद से ज़्यादा यू कैन से। लेकिन मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड। यह मैथमेटिक्स के भाषा में है। लेकिन फिज़िक्स के भाषा में अनडिफाइंड का मतलब होता है औकात के बाहर, मतलब बहुत दूर, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेकिन है, ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी का मतलब अनडिफाइंड नहीं होता फिज़िक्स में, लेकिन मैथ्स में अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट इसका मीनिंग होता है। ओके, सो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी सीन, इफ़ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ फार ऑफ, बहुत दूर है, मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर ही होता है एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अच्छा ये सब छोड़ो, तो इसके बाद क्या लिखा है देखते हैं। Then this sharp image of this object can be formed on the retina by increasing the focal length of the eye lens. तो अगर किसी दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज हमें रेटिना पर फोकस करवाना है, ठीक है, हमें नहीं मतलब आँखों को, तो वो क्या करते हैं, उस आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाया जाता है। आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको इंक्रीज़ करके ये काम किया जाता है। ठीक है,
इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया जाता है कैसे? फोकल लेंथ को इंक्रीज़ करके, ताकि जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पर फोकस हो जाए और हमें इमेज क्लियर दिख जाए, है ना। ब्लर इमेज दिखेगा तो पता चलेगा कि कहाँ पर क्या है ना। अच्छा, एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इंक्रीजेस इफ द थिकनेस डिक्रीजेस। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी भी लेंस की मोटाई जो होती है वो अगर डिक्रीज़ करेगी, मतलब अगर पतला लेंस हुआ, थिन लेंस हुआ, मैं लिख देता हूँ भाई, कन्फ्यूजन अगर होता है तो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थिन लेंस है, अगर थिन लेंस हुआ, अगर थिन लेंस है तो थिन लेंस का फोकल लेंथ होता है ज़्यादा, थिन लेंस का फोकल लेंथ होता है ज़्यादा, लेकिन पावर होता है कम। क्यों? बिकॉज फोकल लेंथ और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, अगर ये ज़्यादा तो ये कम। ओके, तो पतले लेंस में फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बोला था, पतले लेंस में कर्वेचर छोटा होता है, बड़ा होता है, ऐसा है। तो अगर तुम इसको एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करोगे तो ये बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा। ओके, तो मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो फोकस कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट, यहाँ पर होगा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर तुम एक मोटे लेंस को लेते हो, थिक लेंस एकदम ऐसा, ठीक है, सपोज ऐसा लेंस है देखो, तो अगर तुम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हो तो देखो, ये देखो, ये है इसका इमेजिनरी स्फीयर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस होगा यहाँ पर, ठीक है, फोकस होगा यहाँ पर। इतना मोटा लेंस होता भी नहीं है, फिर मैंने आपको दिखाया, ये देखो, ये ऐसा मोटा होता है लेंस, ठीक है, लेंस इतना मोटा होता है, ऐसा इतना होता है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होगा अपना फोकस, ठीक है। तो थिक लेंस में फोकल लेंथ कम होता है, तो फोकल लेंथ कम मतलब पावर ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन मोटे लेंस में फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, फोकस बहुत दूर होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ओके, और इसलिए पावर क्या होता है? ज़्यादा। ओके, तो थिन लेंस में फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा, और मोटे लेंस में थिक लेंस में फोकल लेंथ कम होता है। और फोकल लेंथ किस वजह से कम है भाई? बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है छोटा, और इसी वजह से पावर हो जाता है ज़्यादा। ओके, तो बस ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। अच्छा, अभी भाई कौन सा वाला आइडियल है फॉर फार विजन एंड फॉर नियर विजन? तो थिन लेंस इट इज़ फॉर नियर विजन, फॉर फार विजन, थिन लेंस फॉर फार विजन, और थिक लेंस फॉर नियर विजन। ओके, तो अगर लेंस पतला होता है तो भाई दूर की ऑब्जेक्ट देखने में सहायता मिलता है या मिलती है, ठीक है। ऐसा क्यों? बिकॉज फोकस बहुत दूर है, और फोकस दूर मतलब क्या? फोकस दूर मतलब ऑब्जेक्ट के जो रेज होंगे वो एकदम दूर से आकर पैरेलली आकर रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पर गिरेंगे, बिना किसी, एकदम परफेक्टली गिरेंगे बिना किसी नुकसान के, ठीक है। और अगर थिक लेंस हो जाता है तो रेज आएंगी, कन्वर्ज होंगी, लेकिन बहुत पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि थिक लेंस है, और थिक लेंस में क्या होता है? पावर ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ सब कुछ। देखो, अगर ये अपना आई बॉल है, ठीक है, ये कॉर्निया है, ये अपना लेंस है, अरे ये टेढ़ा हो जाता है ना कभी कभी, ये लो, ये ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर सपोज़ ये अपना थिन लेंस है, ठीक है, अब ये थिन लेंस है, एकदम पतला लेंस है, देखो ऐसा एकदम पतला है, पतलू सा है।
तो ऑब्जेक्ट अगर दूर है, सपोज यहाँ पर इतना दूर है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लेते इतना तक है, तो दूर से पैरेलल रेज आएंगी। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा और छोटा बनाता हूँ, ऐसा दूर से पैरेलल रेज आकर यहाँ पर टकराएगी। ये एपर्चर है, एपर्चर से ये ऐसे बेंड होकर रेटिना पर जाकर गिरेंगी, ठीक है। फिर यहाँ से एक और रे आएगा, फिर यहाँ पर पैरेलल होकर ऐसे जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ से नीचे इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे बनाता हूँ ताकि पैर से भी दिखे। यहाँ से एक रे आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से तो करोड़ों रेज निकल रही है, तो उनमें से कुछ हमको कुछ आपको मैं दिखाया, ठीक है। तो अब थिन लेंस में तो भाई थिन लेंस ने क्या किया, थिन लेंस से आसानी से रेटिना पर फोकस करवा दिया। रेटिना है, ठीक है, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, आई यहाँ पर फॉर्म होगा। लेकिन अगर मोटा लेंस हुआ तो, अगर अभी लेंस को हम कर देते हैं मोटा, ये देखो ये मोटा कर दिया इसको, अब क्या होगा पता है, अब क्या होगा देखिए, एपर्चर होगा ये, ठीक है। अब क्योंकि पावर ज़्यादा है, पावर ज़्यादा मतलब शक्तिशाली ज़्यादा है लेंस, ये क्या करेगा, वो बोलेगा अरे इसको मैं चुटकियों में कन्वर्ट कर दूंगा, देख भाई ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ही कन्वर्ट कर देगा लाइट के रेस को। मतलब ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके वो यहाँ पर इमेज को फॉर्म कर देगा, आई डैश। तो क्या रेटिना पर इमेज फॉर्म हुआ? जी नहीं। कहाँ पर फॉर्म हुआ? बीच में फॉर्म हो गया। तो क्या आपको इमेज दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, कभी कभी दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कभी कभी ब्लर दिखे, कभी कभी आपको दिखेगा ही नहीं, ओके। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि थिक लेंस होता, अगर दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप थिक लेंस यूज़ करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, घंटा नहीं दिखेगा, आपको ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। हमें चाहिए क्लियर इमेज, अगर ब्लर दिखे तो प्रॉब्लम होगा हमें, है ना। अच्छा, अगर ऐसा ही केस अगर मैं पास के ऑब्जेक्ट के लिए करता हूँ, सपोज अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास है भाई, ये अपना आई बॉल है, अभी पास का ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, थिक लेंस चाहिए होता है, यहाँ पर इतना मोटा लेंस, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से क्योंकि पास है तो ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेस आती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग रेज आती हैं। तो डाइवर्जिंग रे यहाँ पर ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगे, करोड़ों करोड़ों रेज आते हैं भाई, करोड़ों, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो मैं जो डाइवर्ज्ड रेज हैं उनको मैं दिखाता हूँ, सपोज ये है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग रेस को फोकस करना बहुत टफ होता है, ओके। इसीलिए शक्तिशाली लेंस को यूज़ किया जाता है। देखो थिक लेंस है तो पावर ज़्यादा है, थिक लेंस मतलब क्या, पावर ज़्यादा है, तो शक्तिशाली लेंस को यूज़ किया गया है ताकि वो क्या करे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो एकदम रेटिना पर क्या करे, अपने लाइट के जो रेज हैं वो रेटिना पर गिरा दे, फोकस कर दे, ठीक है ना, ओके। तो पावरफुल है तभी ये मुश्किल से मुश्किल डाइवर्जिंग रेस को भी फोकस कर पा रहा है रेटिना पर एकदम। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, या इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, रेटिना पर इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो पास के ऑब्जेक्ट्स के लिए इसीलिए मोटा लेंस यूज़ होता है, बिकॉज डाइवर्जिंग रेस को कन्वर्ट करना बहुत टफ होता है, इसलिए थिक लेंस को यूज़ किया जाता है, शक्तिशाली लेंस को यूज़ किया जाता है। भाई तुम शक्तिशाली हो, तुमको लाना पड़ेगा भाई इस काम के लिए, तुम तो भाई चुटकियों में कन्वर्ट्स करोगे लेंस को, इतने सॉरी लेंस नहीं, लाइट रेस को, जो कि डाइवर्जिंग रेस है वो भी, है ना। अच्छा, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आता है कि भाई अगर मैं थिन लेंस यूज़ करता हूँ तो कोई डाउट होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? जी हाँ, प्रॉब्लम होगा। कैसा प्रॉब्लम? देखो, तो इस लाइट रेस को, तो अभी देखो अगर मैं एक पतला लेंस लेता हूँ, देखो अभी पतला लेंस ले लिया, देखो एकदम पतला, देखो एकदम पतला, अगर ये पतला हो जाता है लेंस, अगर हमारे आई लेंस जो है वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, तब क्या होगा? अब देखो पावर कम हो गया है, क्यों? बिकॉज थिन है, फोकल लेंथ ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब पावर कम। अब ये क्या बन गया? ये वीक बन गया है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है पिछले जैसा, थिक लेंस जैसा इतना पावरफुल नहीं है। हाँ, ये भी कन्वर्ट्स करेगा लाइट रेस को,
लेकिन कहाँ पर करेगा कन्वर्ज? ये भाई इतना इसमें ताकत नहीं है कि ये इसको यहाँ पर कन्वर्ज कर सके लाइट रेस को। तो वो क्या करेगा, वो जैसे तैसे दम लगा के भाई वो यहाँ पर फोकस करेगा। देखो रेटिना से दूर यहाँ पर इस जगह पर फोकस करेगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस करेगा। ठीक है, मतलब जैसे तैसे जोर लगा के हाइशा करके यहाँ पर फोकस करेगा इमेज को। ठीक है, यहाँ पर फोकस करेगा लाइट रेस को। तो इमेज भी कहाँ पर फॉर्म होगा, जहाँ पर लाइट रेस इकट्ठा हुई है वहाँ पर इमेज फॉर्म होगा, ऑब्वियसली बात है। तो क्या ये रेटिना पर फॉर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इमेज क्या दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ओके, तो ऐसे कामों के लिए क्या चाहिए होगा आपको शक्तिशाली लेंस चाहिए होगा, आपको पावरफुल लेंस चाहिए होगा। ओके, तो पास के चीज़ों को देखने के लिए पावरफुल लेंस चाहिए होता है, मतलब थिक लेंस चाहिए होता है। ओके, चलिए फिर, तो आई होप आपको कोई डाउट इसमें अभी नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज फार ऑफ, दैट इज एन इन्फिनिटी, then a sharp image of this object can be formed on a retina by increasing its focal length. Increasing the focal length of the eye lens, the focal length of a lens increases if its thickness decreases. ऐसे मैंने बोला था आपको कि फोकल लेंथ घटेगा, सॉरी हाँ, फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, और पावर घटेगा मतलब क्या, थिकनेस भी घटेगा। Thus to decrease the thickness of the eye lens and hence to increase its focal length, ciliary muscles get completely relaxed. अभी ये होगा कैसे? हम तो बोल लिया भाई कि हाँ भाई फोकल लेंथ कम होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, थिकनेस कम होना पड़ेगा, ज़्यादा होना पड़ेगा, लेकिन इसको होगा कैसे यार? मुंह से तो बोल दिया है, अभी करके तो दिखाना पड़ेगा। तो करेगा कौन? हमारे सिलियरी मसल्स। वो क्या करेंगे? वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे, जिससे कि फोकल लेंथ बढ़ जाए और थिकनेस कम हो जाए। ठीक है, रिलैक्स मतलब कैसा हो जाएगा? देखो, रिलैक्स मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, लेंस हो जाएगा ऐसा, थिन हो जाएगा लेंस। ठीक है, ये अपने सिलियरी मसल्स और ये अपना आई लेंस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या देखो, इफ़ द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज क्लोज टू द आई, अभी पास का ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, देन द शार्प इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आइज बाई डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ऑफ द आई लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ डिक्रीज़ होगा तभी तो लेंस का पावर बढ़ेगा। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिक्रीजेस इफ इट्स थिकनेस इंक्रीजेस। मोटा लेंस होता है तभी फोकल लेंथ कम होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है, thus to increase the thickness of the eye lens and hence to decrease the thickness of the eye lens and hence to decrease its focal length, ciliary muscles get expanded. अभी जैसे कि बोला मैंने, मुंह से तो बोल दिया है, करेगा कौन? फोकल लेंथ को घटाएगा कौन और लेंस को मोटा करवाएगा कौन? तो ये करेगा अपना सिलियरी मसल्स। क्या करेंगे? वो एक्सपैंड हो जाएंगे। एक्सपैंड हो जाएंगे मतलब क्या? लूज हो जाएंगे। ठीक है, अपना पकड़ ढीला करेंगे वो। तो पकड़ ढीला करेंगे तो लेंस क्या हो जाएगा? लेंस बोलेगा अरे भाई पकड़ ढीला कर दिया, मैं थोड़ा मोटा हो जाता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा हो जाता हूँ, तो लेंस हो जाएगा इसमें मोटा। पकड़ ढीला कर दिया तो मसल्स ऐसे खींचे जाएंगे, खींचेंगे नहीं, मतलब लंबे हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स हो जाएंगे लंबे, एक्सपैंड हो जाएंगे। तो लेंस इस मौके का फ़ायदा उठाकर हो जाएगा मोटा। और मोटा लेंस मतलब क्या? थिकनेस ज़्यादा मतलब क्या? पावर ज़्यादा। ओके, ठीक है, तो ये है भाई एकोमोडेशन ऑफ एन आई। इसको ही हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, कि आँखों का एबिलिटी होता है कि वो दूर के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाता है, पास के ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर पाता है रेटिना पर, लेकिन कैसे? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अच्छा, समझ में आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद कुछ टर्म्स जो आपको याद रखनी है, ये है नियर पॉइंट। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई का जो नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब जहाँ पर सबसे पास वाला पॉइंट, जहाँ तक जो हमारे आँखें हैं वो बिना किसी स्ट्रेस के ऑब्जेक्ट को रेटिना पर फोकस कर पाता है, वो होता है नियर पॉइंट, जो कि नॉर्मल आई में 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब आप
सपोज़ आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि वो आपके आँखों से 25 सेंटीमीटर दूर हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे भाई कि भाई मैंने तो 25 सेंटीमीटर से पास लाकर भी फ़ोन को चलाया है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा आँखें तो भाई निकल के नहीं आए, है ना। मेरे जो आँखें हैं वो भाई अपने कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिला। ये एक्चुअली तुमको फेस करने को नहीं मिलेगा बिकॉज ये धीरे धीरे होता है, ये ग्रेजुअल लॉस होता है, ग्रेजुअल लॉस। ये धीरे धीरे करके तुम्हारे आँखों को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स एक्सपेंड होते हैं। देखो अगर सपोज़ एक रबर बैंड है, इसको तुम खींचते जाओगे, सपोज ये इतना लंबा हो गया भाई, क्या इसको तुम और फर्दर एक्सटेंड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ का एक मैक्सिमम एक यू कैन से कैपेसिटी होता है कुछ भी करने का। जैसे कि आपको पढ़ाई करने का कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, आपको कुछ पढ़ाई याद करने का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है कि हाँ भाई मुझे इतना या इतना ही सिर्फ याद है और याद नहीं आ रहा। तो आपका भी कुछ एक कैपेसिटी है। जैसे कि पानी का टंकी मान लो, पानी की टंकी में तुम इतना लीटर पानी डालोगे तो वो फुलफिल हो जाएगा, इसके बाद डालोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। वैसे ही हमारे आँखों में जो सिलियरी मसल्स है वो फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको जितना मर्जी चाहो इसको स्ट्रेच करोगे। ऐसा एक पॉइंट आएगा, ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो इट कैन टीयर अपार्ट, ठीक है। वो बहुत ट्रॉमाटाइजिंग होगा जब ये फट जाएगा, ठीक है। मसल्स अगर फट गई ना तो भाई आप तो समझ ही सकते हो, आपका लेंस हिल जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, आप अंधे हो जाओगे। तो इसलिए आई रिकमेंड कि भाई 25 सेंटीमीटर से दूर रख के ही किया करो सब चीज़ें, देखा करो, मोबाइल फ़ोन हो, पढ़ाई हो, बुक हो, है ना। क्योंकि आँखों पर स्ट्रेस होता है। दूर के चीज़ों को देखोगे तो स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज सिलियरी मसल्स कैसे होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है सिलियरी मसल्स रिलैक्स होते हैं जब तुम दूर के ऑब्जेक्ट को देखोगे, लेकिन जब पास के ऑब्जेक्ट को देखोगे तो तुम वो एक्सपैंड होते जाते हैं, जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो लंबे होते जाते हैं, ठीक है। और इतना हद तक लंबे होते हैं कि भाई इसके ज़्यादा अगर मतलब तुम अगर इसको फोर्सिबली भाई तू खिंचा हुआ रहे भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत पास से ऑब्जेक्ट को, मुझे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तुम अगर उसको फोर्स करोगे तो वो एक तरफा झेलेगा, दो तरफा, तीन तरफा, ऐसे करते करते 1000 तरफा भी झेल लेगा। इसके बाद से वो डैमेज होना स्टार्ट कर देगा। इनफैक्ट दूसरी तरफा से ही डैमेज होना स्टार्ट करेगा वो धीरे धीरे, लेकिन ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पर वो और होल्ड नहीं कर पाएगा, वो टीयर अपार्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल कि आपका जो नियर पॉइंट है उसको आपको 25 सेंटीमीटर से दूर रख के आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि भाई 25 से अगर पास रख के देखोगे, अभी तो बोलोगे भाई अभी तो मज़ा आ रहा है भाई, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा भाई, देखो भाई मुझे मैं अपने आँखों के से देख रखा हूँ, देख सकता हूँ भाई एकदम आराम से। नहीं, तुम्हें जब ये पता चलेगा कि तुम्हारी आँखें डैमेज हो चुकी है तो तुम देखना कि तुम और पास का ऑब्जेक्ट तुम क्लियरली देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। जब जितना तुम देख पा रहे थे पहले, अभी और देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो नियर पॉइंट हमारा जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब हम पास से पास 25 सेंटीमीटर तक ही हम क्लियरली देख पाते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, ठीक है। अब बोलोगे भाई मैं तो 10 सेंटीमीटर में भी क्लियर देख सकता हूँ। अरे भाई क्लियर देखने की बात नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है भाई स्ट्रेस होने की, आपके आँखों पर स्ट्रेस होने की, ओके। एक शार्प इमेज क्लियर होता है, ठीक है। एक शार्प इमेज जो है क्लियर होता है एक ऑब्जेक्ट का, और वो ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पास 25 सेंटीमीटर पर ही होता है। उससे आगे अगर 24 सेंटीमीटर हो जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का क्लियर एकदम शार्प इमेज फॉर्म नहीं होता। हो सकता है कि आपको दिखे कि भाई मुझे तो भाई क्लियर दिख रहा है, लेकिन ये ग्रेजुअली लॉस होगा, आपके आँखों का ग्रेजुअल लॉस होगा धीरे धीरे। ऐसा टाइम आएगा जब आपको इतने पास से भी 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से भी आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, इतना पास से तो दिखता भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन सपोज 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर से भी आपको नहीं दिखेगा क्लियरली, ओके। तो नियर पॉइंट के बारे में बात करते हैं अभी। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर किसी भी हेल्दी ह्यूमन आई का। और अगर आपको हाइपर मेट्रोपिया नाम का एक डिजीज़ है तो आपको सामने की चीज़ है, मतलब
आपका जो 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है अगर आपका हाइपरमेट्रोपिया है। मतलब कि आपके पास की चीज़ों को आपको दिख नहीं पा रहा है, आपको पास की चीज़ों को आपको देखने में दिक्कत हो रही है। ओके, ये एक कंडीशन होता है जब आपको हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, इसका करेक्शन भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अभी नियर पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। भाई नियर पॉइंट क्या है? द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड so that its sharp image can be is formed on the retina without strain is known as near point of the eye. तो हमारे आँखों से सबसे पास वाला पॉइंट, सबसे नियरेस्ट पॉइंट मतलब सबसे पास वाला जो जगह है जहाँ से हमारे आँखों को किसी भी ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये कह सकते हो एक मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, इसको आप याद करके रख सकते हो भाई, मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज, शार्प इमेज भी कह सकते हो, वो रेटिना पर फॉर्म होता है विदाउट एनी स्ट्रेन मतलब विदाउट एनी स्ट्रेस। आँखों पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है। ओके, आँखों पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है इसमें। ठीक है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस से और भी पास रखोगे तुम ऑब्जेक्ट को, तो उसका जो क्लियर इमेज फॉर्म तो हो भी सकता है, या फिर ब्लर इमेज भी फॉर्म हो सकता है। अगर क्लियर इमेज फॉर्म भी होता है तब भी आपको फॉर्म तो होगा, लेकिन स्ट्रेस देगा वो अपने आँखों को। ओके, ठीक है। तो नियर पॉइंट इज द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एन आई एट विच द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट्स शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना विदाउट स्ट्रेन। बिना किसी स्ट्रेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर फॉर्म होता है रेटिना पर, और वो ऑब्जेक्ट आँखों से सबसे पास रखा गया है, ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट, उसी को हम कहते हैं नियर पॉइंट। ठीक है, अच्छा, फॉर नॉर्मल आई the distance of the near point is 25 centimeters from the eye. This distance is known as least distance of distinct vision. तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। इससे पास अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो आँखों को स्ट्रेस देगा। क्लियर इमेज फॉर्म हो सकता है, होगा, लेकिन बहुत स्ट्रेस देगा वो आँखों को। ओके, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका और एक नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी नियर पॉइंट पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर्स है। तो फार पॉइंट क्या है? एक इंसान, एक आम आदमी जिसका हेल्दी आई है, वो दूर से दूर कितना दूर देख सकता है? उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। एक हेल्दी इंसान विद ए हेल्दी आई कैन सी ऑब्जेक्ट which is as far as infinity.
मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर इन्फिनिटी तक वो देख सकता है। जैसे कि आप सन को देख पा रहे हो, मून को देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, सोचा है कभी? क्योंकि आपका फार पॉइंट इन्फिनिटी तक है, बहुत हद से औकात के बाहर तक है आपका फार पॉइंट, ऐसा माना गया है। ठीक है, साइंटिस्टों ने ऐसा माना है, क्योंकि आप देख पा रहे हो भाई मून को, सन को, जुपिटर को भी देख सकते हो आप आपकी आँखों से, अगर आपका आँख बहुत डेंजरस आँख है, मतलब एक नॉर्मल आँख है, ठीक है, डैमेज नहीं है, आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका कम है ना। तो ऐसा है कुछ बातें। चलिए फिर, बातें तो हो चुकी हैं, अब हम फार पॉइंट की बातें करते हैं। फार पॉइंट, फार पॉइंट, the farthest position of an object from a human eye, from a human eye, so that the sharp image of the object is formed on the retina is known as far point. For normal eye, far point is at infinity. एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक है। सो व्हाट इज़ फार पॉइंट? द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन आई सो दैट द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज़ नोन एज फार पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट सबसे दूर, हद से ज़्यादा दूर अगर है अपने ह्यूमन आई से, ठीक है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज फॉर्म हो सकता है रेटिना पर, उसे हम कहते हैं फार पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट का सबसे फारदेस्ट पोजीशन, सबसे दूर वाला पोजीशन, जहाँ से मतलब आँखों से बहुत दूर है, आँखों से सबसे दूर वाला जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, जहाँ से उस ऑब्जेक्ट का एक शार्प इमेज फॉर्म होगा रेटिना पर, उसको हम कहते हैं फार पॉइंट। ठीक है, और एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक देख सकता है, हद से ज़्यादा देख सकता है, वो औकात के बाहर तक वो देख सकता है। ओके, अच्छा भाई, अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेंज ऑफ विजन। तो हमारे आँखों का जो रेंज कितना है देखने का, मतलब कितने से कितने तक वो देख सकता है, कितना से कितना तक देख सकता है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। रेंज ऑफ विजन, कहाँ से कहाँ तक हमारा जो आइस है वो देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, तो ये होता है भाई कि डिस्टेंस बिटवीन द फार एंड नियर पॉइंट, या फिर नियर एंड फार पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट and far point of an eye is known as range of vision। ठीक है, मतलब नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट जो होता है अपने आँखों का, उन उस रेंज के अंदर ही हमारी जो आँखें हैं वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, मतलब उन ऑब्जेक्ट्स का क्लियर इमेज रेटिना पर फॉर्म हो पाता है विदाउट एनी स्ट्रेन, किसी स्ट्रेस के बिना। ओके, तो नियर पॉइंट क्या था भाई, तो लिख लेता हूँ। फॉर नॉर्मल आई, रेंज, the range of vision
इज 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ विजन का मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स का इमेज रेटिना पर फॉर्म होगा वो विदाउट एनी स्ट्रेस रेटिना पर फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब रेटिना पर फॉर्म होते वक्त वो कोई स्ट्रेस हमारे आंखों पर नहीं देगा। ओके, लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से कम और इन्फिनिटी से ज़्यादा तो आई गेस पॉसिबल है क्या, ऐसे जो भी हो, अगर इन्फिनिटी से ज़्यादा भी होता है किसी कारण से तो वो हमें स्ट्रेस देने के लायक चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रेस देने के लायक वो हो जाएंगे, हमारे आँखों के लिए स्ट्रेस बन जाएंगे। अगर आप एकदम आपके आँखों के पास से आप कुछ भी पढ़ने का ट्राई करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर बुक पढ़ो तो तुमको देखने को मिलेगा कि तुम्हारे सर को दर्द हो रहा है, तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज तुम्हारे आई बॉल्स पर स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस ये और खींच नहीं रहा। जो सिलियरी मसल्स हैं ये और एक्सपेंड हो नहीं पा रहा है, और एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है मतलब क्या, कि आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। टू स्ट्रेस हो टू एक्सपेंड हो, मुझे देखना है और भी पास से, लेकिन इवेंचुअली तुम देख नहीं पाते हो। ठीक है, बिकॉज दिस इज द सिलियरी मसल्स आर जस्ट लाइक रबर बैंड। ये स्ट्रेच तो होंगे लेकिन एक लिमिट तक होंगे, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाओगे तुम। ओके, तो यही है भाई रेंज ऑफ विजन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज। इसके बाद अभी हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है पावर ऑफ एकोमोडेशन। नाउ व्हाट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन? पावर ऑफ एकोमोडेशन भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एकोमोडेशन ऑफ एन आई का ही पार्ट है। अभी बस इसमें पावर की बात हो रही है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसका प्रूफ भी है पढ़ो फिर समझो। एकोमोडेशन, हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन of an eye is defined as the maximum variation in the power of the eye lens to see near objects as well as far off objects clearly. ओके, तो यही है भाई पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब यह है कि द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ द आई लेंस टू सी नियर ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब दूर के चीज़ों को देखने के लिए और पास के चीज़ों को क्लियरली देखने के लिए हमारे आँखों में जो लेंस है उसके पावर में जो वेरिएशन देखने को मिलता है, मैक्सिमम वेरिएशन। ठीक है, अभी तो पावर तो चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है पावर चेंज होगा। कैसे पावर चेंज होगा? देखो, जब लेंस थिन हो जाएगा अपना आई लेंस तब इसका पावर हो जाएगा डिक्रीज, पावर डिक्रीज होगा। सपोज 2 डायोप्टर, सपोज 3 डायोप्टर, ओके, 1 डायोप्टर देता हूँ मैं, 2 डायोप्टर, ये 2 डायोप्टर। जब थिन लेंस होगा तो भाई अपना जो आई लेंस होगा तो उसका पावर होगा 2 डायोप्टर। लेकिन जब वो थिक हो जाएगा, जब वो थिक हो जाएगा तब उसका जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? वो वेरिएट करेगा। ठीक है, वो वेरी चेंज होगा। लेकिन उस मैक्सिमम कितना चेंज होगा उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, फिर से समझो कि भाई हमारा जो आँखें हैं, आँख भी एक लेंस है, तो लेंस का भी क्या होगा? पावर होगा।
तो वो पावर कितना चेंज होता है, उस पावर में कितना वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना तक घटेगा, ठीक है, जब लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा। ओके, तो ताकि वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सके और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं क्लियरली, और उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम वेरिएशन कितना होता है वो देखते हैं पहले। तो फॉर ए नॉर्मल आई ऑफ एकोमोडेशन, फॉर नॉर्मल आई पावर ऑफ एकोमोडेशन, the power of accommodation is nearly, or you can say about 4 diopter। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 4 डायोप्टर का होगा, 1 से लेकर 4 डायोप्टर का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा, इतना तक ये मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम 1 से लेकर 4 तक ही इसका पावर होगा। तो सबसे कम होगा 0 तो होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, 0 हो भी सकता है या फिर नहीं, हाँ हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो 4 डायोप्टर इसका मैक्सिमम वेरिएशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 डायोप्टर और कम से कम 1 डायोप्टर ऐसा। ओके, अब इसका प्रूफ देखते हैं कि भाई 4 डायोप्टर आया कैसे, है ना, ये आया कैसे। तो इसका प्रूफ है, अभी इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा भाई कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो आई लेंस है उसका पावर कितना हो जाता है दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसका पावर कितना हो जाता है, कितना चेंज होता है, कितना हो जाता है, उसको निकालना है, फिर उनके माइनस कर देना है, ठीक है। तो सपोज हमारे आँखों का जो आई लेंस है, आई लेंस का जो पावर है सपोज 40 डायोप्टर, ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट, पास का ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 40 डायोप्टर, और दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सपोज 50 डायोप्टर। ओके, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 50 से लेकर 40 में कितना वेरिएशन हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ है, चेंज मतलब क्या, डिफरेंस। तो 50 माइनस 40, तो 10 डायोप्टर का चेंज होगा। तो किसी किसी लोगों में 10 डायोप्टर, किसी किसी लोगों का 11 हो सकता है, किसी का 9 हो सकता है, किसी का 1 हो सकता है, ठीक है, किसी का 2 हो सकता है। तो मैक्सिमम जो होगा वो 10 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 डायोप्टर का चेंज तुमको देखने को मिलेगा आई लेंस का, ठीक है, आई लेंस का पावर का। तो इसके लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा पहले फॉर नियर विजन, फॉर पास के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, पास का ऑब्जेक्ट के लिए पावर कितना है वो निकालते हैं। फॉर नियर विजन यू कितना होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मुझे बताओ हम ज़्यादा से ज़्यादा पास कितने ऑब्जेक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे आँखों से कितना पास हो सकता है, नियर पॉइंट क्या है 25, तो यू होगा -25। क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, आपको पता ही है। तो ये सपोज हमारा आँखें हैं, तो ये है अपना ऑब्जेक्ट, तो सबसे यहाँ से इस लेंस तक का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कम कितना 25 सेंटीमीटर होगा। ओके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे आँखों से 25 सेंटीमीटर दूर हो सकता है, मेरे नियर पॉइंट है, ठीक है। तो यू होगा यहाँ पर फॉर नियर विजन के लिए यू होगा -25 सेंटीमीटर। अब वी कितना होगा v इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर्स। अब v क्या है, v का मतलब ये है, देखो दिखाता हूँ, v मतलब लेंस से रेटिना तक का जो डिस्टेंस है उसको हम v कहते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, यहाँ पर रेटिना पर फॉर्म होगा, तो इमेज है यहाँ पर, तो हम v किसको कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को कहते हैं, है ना, बात सही है कि बात बताओ। तो
वी का मतलब क्या होता था कि भाई लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस को हम वी कहते हैं। तो क्योंकि इमेज फॉर्म होता है यहाँ पर, पीछे बताता हूँ, क्योंकि इमेज फॉर्म हो रहा है अपना यहाँ पर, दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो लेंस यहाँ पर है और इमेज यहाँ पर है, तो इनके बीच के जो डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भाई, वी कहते हैं। हमने वी के साथ बहुत मैथमेटिक्स, बहुत न्यूमेरिकल्स किए हैं, है ना। तो वी जो होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना है कि लेंस से रेटिना तक का जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर्स होता है। ओके, लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो 2.5 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। तो v मतलब क्या, v मतलब डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई लेंस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस, ठीक है। और ये हमेशा सेम होता है, v हमेशा सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं तो नहीं कि आपका आई बहुत छोटा हो गया, ठीक है, रात में, और दिन में से बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो v सेम है, लेकिन u चेंज होगा, ठीक है। नियर विजन के लिए u होगा 25 माइनस में, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। कैसे दिखाई देता हूँ यार, ये अपना लेंस है, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में क्या होता है, अब चीज़ें वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है वैल्यू, है ना। इसलिए यू हमेशा नेगेटिव होता है यहाँ पर भी, ठीक है। इस केस में भी यू नेगेटिव ही है। ओके, चलिए फिर अब एफ निकाल लो भाई, यूजिंग लेंस फार्मूला। ये तो पता ही होगा ना आपको, लेंस फार्मूला यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इम्प्लाइज 1/f नहीं पता, निकालेंगे 1/v, तो v कितना है 2.5 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस 1/u, u कितना है 25, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/f इक्वल, ये जो पॉइंट है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 10/25 प्लस 1/25, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 25, ऊपर होगा 10 + 1 11/25, तो 1/f का वैल्यू 11/25, तो f का वैल्यू कितना होगा, f का वैल्यू होगा 25/11, इतना सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब पावर निकाल लो इजीली यूजिंग पावर का फॉर्मूला क्या है, p इक्वल टू 100/f, क्यों है 100, क्यों, सेंटीमीटर में है भाई, देखो ना भाई, सेंटीमीटर में है अब यूनिट, तो 100/f, तो 100 डिवाइडेड बाय 25/11, कैंसिल 11 ऊपर जाएगा, तो 44 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द आई लेंस। लिखो देयरफॉर पावर ऑफ आई लेंस फॉर नियर विजन इक्वल्स टू 44d। तो इसे क्या समझे, इसे ये समझे कि पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो आई लेंस होता है उसका पावर हो जाता है 44 से डायोप्टर। ओके, तो जब तुम ऑब्जेक्ट को पास से देखोगे तो तुम्हारा आई लेंस ऑटोमेटिकली उसका पावर 44 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है। अब दूर को देखने के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो आई लेंस है उसका पावर कितना होता है, क्या चेंज होता है उसमें, है ना। ये देखते हैं, आइए देखते हैं। फॉर फार विजन दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, फॉर फार विजन यू कितना होगा, मुझे बताओ फार पॉइंट क्या था अपना, फार पॉइंट था इन्फिनिटी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो ऑब्जेक्ट, तब भी हम ऑब्जेक्ट को देख सकते थे क्लियरली, है नहीं बताओ। मून बहुत दूर है, औकात के बाहर है हमारे यहाँ से, हम फिर भी देख पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूर इन्फिनिटी तक हो सकता है, फिर भी हम उसका इमेज क्लियरली देख सकते हैं। तो यू क्या होगा, इन्फिनिटी,
लेकिन u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इसलिए माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज इन्फिनिटी। और v क्या होगा भाई, v तो अपना सेम है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा तो नहीं भाई अपना रेटिना चल के कहीं यहाँ चला गया है ना, पहले रेटिना अपना यहाँ पर था, पहले रेटिना यहाँ पर था और लेंस यहाँ पर था, अब रेटिना चल के यहाँ पर आ गया, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं। तो v हमेशा सेम रहता है। ओके, रेटिना से आई लेंस का डिस्टेंस हमेशा सेम है। अब यहाँ से तुम अपना f निकाल लो यूजिंग 1/f लेंस फॉर्मूला। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v, v कितना है 2.5 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/f इक्वल्स टू 1, इसको ऊपर लेता हूँ तो 10/25 हो जाएगा, प्लस 1/इन्फिनिटी। अब भाई 1/इन्फिनिटी का वैल्यू क्या है मुझे तो नहीं पता। ज़रा सोचो, अगर मैं एक पेंसिल को, वन पेंसिल को, अच्छा रुको, एक चॉकलेट नहीं, एक रोटी को, एक एग रोल को, ठीक है, एग रोल मान लेते हैं, ठीक है, एग रोल को, सपोज एग रोल अपना सिलिंड्रिकल होता है, ये अपना एग रोल है सिलिंड्रिकल। तो अगर मैं इसका एक टुकड़ा करता हूँ, ठीक है, एक बार टुकड़ा करता हूँ तो ऐसा एक बार टुकड़ा हो गया, तो ये हाफ में भी कट जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा, वन टाइम डिवाइड करने के बाद। अगर मैं दो बार डिवाइड करता हूँ तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो हमारे कितने पीसेस होंगे, 3 पीसेस होंगे, ऐसा ऐसा ऐसा। अगर मैं इसको 100 बार करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह मैं इस एग रोल को इन्फिनिटी टुकड़े करूँ, इन्फिनिटी टुकड़े मतलब क्या, औकात के बाहर टुकड़े करूँ, इसको मैं करते जाऊँ टुकड़े, तो मुझे अंत में क्या मिलेगा, मुझे अंत में ज़ीरो मिलेगा, मुझे एंड में ज़ीरो मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इतने टुकड़े कर लूँगा मैं इसको कि मुझे दिखेगा ही नहीं, मुझे कुछ, मुझे ज़ीरो मिलेगा, एटम बन जाएगा ये सब, इसको तोड़ते तोड़ते अब एटम बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। मुझे बताओ 1/10 कितना होता है, तुम बोलोगे भाई आसान है 0.1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। 1/100 कितना होता है, तुम बोलोगे भाई 0.001, वेरी नाइस। 1/1000 कितना होता है, 0.0001। ऐसे ही अगर मैं पूछूँ 1/10000000 कितना होगा, तुम बोलोगे भाई 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने होंगे। अगर मैं बोलूँ भाई, अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा हो जाए तो ये लो, बताओ कितने होंगे, तुम बोलोगे भाई ऐसे ऐसे करते करते अरे भाई ऐसे करते 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 ऐसे करते 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 इतना वन आएगा, ठीक है ना। ज़रा सोचो, अगर ये चलता जाए तो, अगर ये 1 पॉइंट ऐसे करते 1 1 0 0 0 0 ऐसे करते 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 आप तो इन्फिनिटी तक चलता जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, कितना होगा बोलो, ज़ीरो ही तो रहेगा, 0 पॉइंट समथिंग तो रहेगा ना, 0.0000 करते इन्फिनिटी टाइम जाके इसके ऊपर बना आएगा। अरे ज़रा सोचो बेटे, समझ में नहीं आया क्या, अरे सोचो ज़रा, तुमने 10 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट आया, आंसर 0 में ही आया, ठीक है, आंसर 0, इसके बाद पॉइंट समथिंग। 100 से डिवाइड किया तब भी आंसर 0 पॉइंट समथिंग। 1000 से डिवाइड किया तब भी 0 पॉइंट समथिंग। मतलब तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करो तुम्हारा आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है, ठीक है। तो तुम अगर 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 0.0 तो आएगा ही भाई, 0 पॉइंट बहुत बार 0 होगा फिर 1 आएगा, ठीक है, बहुत बार 0 होगा फिर 1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या कि 1/इन्फिनिटी का वैल्यू का जो इसका जो वैल्यू है टेंस टू 0, मतलब 0 के बराबर ही है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। ओके, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो इट टेंस टू 0, तो इट इम्प्लाइज 1/f इक्वल्स टू 10/20
25 प्लस 0। ओके, 1/∞ इक्वल्स 0। तो 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 10/25 और यहाँ से एफ हो जाएगा 25/10 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो ये ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख के रख सकते हो, 1/∞ का जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम अगर इसके इन्फिनिटी टुकड़े करोगे तो तुमको लास्ट में शून्य मिलेगा, तुमको उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, एटम मिलेगा तुमको, एटम। ओके, तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, 1/100 किया तो 0 पॉइंट समथिंग आया, 1/1000 किया तब भी ऐसा आया, मतलब आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए हम इसको 0 ले सकते हैं, इसको 10 to 0, इसलिए मैंने इसको 0 लिया। ठीक है, 1/∞ को 0 के इक्वल माना गया है, ऑलमोस्ट इक्वल, सिमिलर नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल माना गया है, 10 to 0। ठीक है, 1/∞ इक्वल्स टू 10 to 0, 10 to 0, 10 to 0। ओके, अच्छा, फोकल लेंथ निकल गया, पावर निकाल लो। देयरफॉर सॉरी, इसको चाहिए नहीं, और यूजिंग पावर इक्वल्स टू 100/2.5 डायप्टर, सॉरी एफ लिख दो पहले, 100/f, सेंटीमीटर में है इसलिए 100 लिया। इट विल बी 100/2.5 डायप्टर मीन्स 40 डायप्टर। ठीक है, तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो आई लेंस होता है उसका पावर घटकर 40 डायप्टर हो जाता है। पहले पास का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 44 डायप्टर और दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई लेंस का पावर 40 डायप्टर हो जाता है। ठीक है, अभी बोला है कि भाई कितना चेंज हुआ पावर में, उसी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। कितना चेंज हुआ, 44 था पहले, अब कितना हो गया, 40 हो गया, तो कितना चेंज हुआ, 4 डायप्टर चेंज हुआ। तो देयरफॉर पावर ऑफ एकोमोडेशन, देयरफॉर, अच्छा इसमें लिखो, देयरफॉर पावर ऑफ विजन, सॉरी पावर ऑफ लेंस, आई लेंस, पावर ऑफ आई लेंस फॉर फार विजन, दूर का ऑब्जेक्ट को देखने के लिए पावर जो है लेंस का वो होता है 40 डायप्टर्स। ओके, देयरफॉर पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस इक्वल टू कितना, पहले पास के लिए 44 और दूर के लिए 40, तो मैक्सिमम कितना चेंज होगा, 4 डायप्टर्स। ठीक है, तो हैंड्स प्रूव्ड दिस इज द थिंग। ठीक है, प्रूफ हो गया ना कि हमारे जो आँखें हैं, आँखों में जो लेंस है उसमें पावर का जितना वेरिएशन होता है वो 4 डायप्टर होता है मैक्सिमम। ठीक है, अगर दूर का ऑब्जेक्ट का देखने के लिए 44 डायप्टर और पास के लिए 40 डायप्टर, तो इनके बीच में जो मैक्सिमम चेंज हुआ, वेरिएशन मतलब क्या, चेंज होना, वो होता है 4 डायप्टर। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा घटेगा नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 44 से 39 हो जाएगा, नहीं, 44 से 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो भाई इतना ही है।